एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एम्स बायोलॉजी बायोमेनिया। और बच्चों मैं हूं आपकी बायो गुरु। आज हम लोग करने जा रहे हैं एनटीए का पेपर नंबर 36 बायोलॉजी का पूरा सॉल्यूशन अभी करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लेट हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि मुझे आपके लिए बहुत सारे आंसर्स जो इसके थे वो फाइंड आउट करने थे, डायग्राम्स, एक्सप्लेनेशन, फ्लो चार्ट्स, whatever required for this paper। सो मैंने वो सारे फाइंड आउट करके आप लोगों के लिए पीपीटीज प्रिपेयर करी है। मेरे पास कोई टीम नहीं है, ये सारे काम मुझे खुद ही करने होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ। अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और रिकॉर्ड करने के बाद में जल्द से जल्द एडिट करके आपके पास में इसको पहुंचाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, लेकिन उससे पहले जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी पुराने बच्चे हैं वो चैनल में आप वीडियो जो देख रहे हैं मेरा, इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। While correcting the biology paper of a student, the teacher found that he had written the scientific name of a mango in 4 places as follows. Which one out of these is the correct way of writing the scientific name? तो यहाँ पे आपको मैग्नीफेरा इंडिका एंड लिन, तो यहाँ पे जो ये है ये आपका साइंटिस्ट का नेम आ जाता है बच्चों, और बाकी ये जो है आपका साइंटिफिक नेम होता है। लेकिन इसको लिखने का जो करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट वे है वो क्या है, वो हमें देखना है। तो अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं बच्चों, तो जो साइंटिफिक नेम हमेशा लिखा जाता है तो उसमें जो जेनेरिक एपिथेट होता है शुड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, और साथ में जो स्पीशीज एपिथेट होता है आपका वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, और दोनों को ही सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे इनमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों आपको दिख रहे हैं, सभी में है, और सेपरेटली इन दोनों को अंडरलाइन सिर्फ डी ऑप्शन में किया गया है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, Which of these gases were not used by Stanley Miller in his electric discharge experiment? डायग्राम देखिए, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन है मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर एंड नाइट्रोजन। तो वाटर वेपर आपको आते हुए दिख रही है, ये आपको मीथेन भी दिख गई, अमोनिया भी दिख गई, हाइड्रोजन भी दिख गई, इलेक्ट्रिक स्पार्क भी दिख गया। तो क्या नहीं है यहाँ पे, वो है नाइट्रोजन। तो ऑप्शन आपका करेक्ट क्या होगा, दैट इज द नाइट्रोजन। थोड़ा आज स्पीड में करेंगे ताकि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाए। Which of these plant diseases is caused by bacteria? Red rot of sugarcane, late blight of potato, black rot of crucifers and brown rust of wheat. तो सबसे पहले तो जो करेक्ट आंसर है वो देख लेते हैं बच्चों, दैट इज अ ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, और ये इसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया दैट इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस that can infect most crucifer crops at any growth stage. This disease is difficult for growers to manage and is considered the most serious disease of crucifer crops worldwide. ठीक, अब बाकी के जो है इनको भी हम नहीं छोड़ेंगे, इनको भी देखेंगे कि ये किन से कॉज होती है। तो ये भी आपका बी ऑप्शन भी और डी ऑप्शन, ये तीनों ही बच्चों फंजाई के थ्रू, एक फंगस है उसके थ्रू कॉज होती है। तो वो कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। रेड रॉट जो है वो आपका इसको कॉज करता है कोलेटोट्राइकम फैलकेटम। लेट ब्लाइट पोटैटो आपका कॉज करता है, किससे कॉज होता है, दैट इज अ फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। और ब्लैक रॉट तो इसका करेक्ट आंसर मैंने बता ही दिया है। और ब्राउन रस्ट आपका जो बचता है वो आपका पक्सीनिया ट्रिटिसिना से कॉज होता है। तो ये भी, इसके बारे में भी आपको पता रहेगा ताकि अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए तो भी आप इसे बता सकें, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The salt concentration is 30 to 35 salinity in parts per thousand in inland waters, sea, hypersaline lagoons and estuaries। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों, that is the sea, क्योंकि जो salt concentration होती है that is less than 5 in inland waters, और 30-35 जो होती है वो sea में होती है and greater than 100 होती है in hypersaline lagoons में। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, that is the sea। यहाँ पे इसके बारे में मैंने बताया भी है, यही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पे आप इसको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्राई हाइब्रिड रेशियो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स ऑब्टेन्ड इन द F2 जनरेशन इज 8, 18, 27, 36। वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप अगर क्रॉस देखते हैं बच्चों, तो क्रॉस में आप लोगों ने देखा होगा जब आप फर्स्ट आपको जनरेशन आती है तो उस टाइम पे आपके पास में क्या आते हैं, आपके पास में जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमें 3 टाइप्स के जीनोटाइप्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो जीनोटाइप्स होते हैं, एक तो आपका दोनों ही डोमिनेंट एलील वाला हो जाता है, एक आपका हो जाता है हाइब्रिड का केस, और दूसरा हो जाता है आपका बिल्कुल रेसेसिव वाला केस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कितने हैं, टोटल 3 बनते हैं। अब ये बात तो हो गई किसकी, मोनोहाइब्रिड की हो गई। अब अगर हम डाई हाइब्रिड की बात करते हैं, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ डाई हाइब्रिड ही लिख रही हूँ, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर बात करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाइड, ये शॉर्टकट है निकालने का आंसर। ठीक है,
तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो कितना हो जाएगा 9 आ जाएंगे आपके पास में, आते हैं 9। फिर इसके बाद में अब अगर आपसे क्या कह रहा है, ट्राई हाइब्रिड की बात कर रहा है, तो दैट इज द ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो ट्राई हाइब्रिड के केस में क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 तो कितना हो जाएगा 27। तो 27 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं लगता है तो आप जैसे कि सपोज दैट ये आपने जीन्स जो है इसके क्या क्या एलील्स होंगे, ए बी बी एंड सी सी, और ये इसके रेसेसिव पोर्शन वाले हो जाएंगे। तो आप इससे गैमीट्स बना करके आप करके देख सकते हैं, आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। Which of the following connection in the human heart is correct? Fine. तो आपके पास में है fossa ovalis connects the right atrium to the left atrium and ligamentum arteriosum connects the aorta and pulmonary trunk and coronary sinus connects coronary veins to the left atrium and a pulmonary trunk connects the right ventricle to the lungs. तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट वाला है पॉइंट बच्चों वो भी सही है, और जो ligamentum arteriosum connects the aorta and pulmonary trunk तो दिस इज ऑल्सो राइट आंसर। एंड इसके अलावा आपका कोरोनरी साइनस कनेक्ट कोरोनरी वेन्स टू द लेफ्ट एट्रियम, नो दिस इज नॉट करेक्ट। अ पल्मोनरी ट्रंक कनेक्ट्स द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, दिस इज करेक्ट। तो ये आपका फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ जो है वो करेक्ट है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी जो दिया है वो भी तो देख लीजिए। द fossa ovalis इज अ डिप्रेशन इन द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट एट द लेवल ऑफ द interatrial septum, the wall between the right and left atrium। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा था ना, connects the right atrium to the left atrium। और भी explanation है, सारे पॉइंट्स के दिए हुए मैंने। The ligamentum arteriosum is a remnant of the ductus arteriosus, a small artery that connects the arc of aorta and the pulmonary trunk during embryonic and fetal life। एक और explanation है, the coronary sinus is a collection of veins joined together to form a large vessel that collects blood from the heart muscle myocardium and it delivers less oxygenated blood the right atrium as do the superior and inferior vena cava। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक अब आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये क्यों करेक्ट है और बाकी वो वाला क्यों नहीं करेक्ट है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। According to the Central Pollution Control Board, PM 2.5 are responsible for causing the greatest harm to human health। PM 2.5 stands for particulate matter which are 2.5 micrometers or less in diameter, particulate matter which are 2.5 micrometers or more in diameter, particulate matter which are 2.5 nanometer or less in diameter and particulate matter which are 2.5 nanometer or more in diameter। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन भी है पूरा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से है that particulate size 2.5 micrometers or less in diameter PM 2.5 are responsible for causing the greatest harm to the human health। Fine, so these fine particulates can be inhaled deep into the lungs and can cause breathing and respiratory symptoms, irritation, inflammation, damage to the lungs and premature death। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Arrange the following types of soil in increasing order based on the size of the mineral particles in them। तो यहाँ पे आपको तीन दे रखे हैं, सिल्ट और क्ले और फाइन सैंड के बारे में पूछा है और आपसे कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है, यानी कि सबसे छोटा वाला पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ा और फिर उसके बाद में सबसे बड़े साइज का। तो जो आपका क्ले होता है बच्चों, जो क्ले है उसका साइज कितना होता है आपका 0.002 mm के अराउंड होता है। ठीक, और आपका जो सिल्ट होता है बच्चों उसका साइज क्या होता है, दैट इज 0.002 से लेकर के 0.05 mm के अराउंड होता है। और आपका जो लास्ट में क्या बचता है, फाइन सैंड बचता है, तो उसका साइज क्या होता है वो भी आप देख लीजिए, दैट इज 0.05 to 0.2 mm। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्ले आ जाएगा, बी ऑप्शन में देखिए सिल्ट आएगा, उसके बाद में फाइन सैंड होगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास में है, 1 जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 11, 1 जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 16, 2 जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 11 एंड 2 जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 16। तो यहाँ पे
देखिए जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो डी ऑप्शन कह रहा है कि दैट 2 जीन्स लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 16, ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जो अल्फा थैलेसीमिया होता है दैट इन्वॉल्व्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन, ये इफेक्ट होता है मेनली इसमें। एंड वाइल इन बीटा थैलेसीमिया क्या होता है, जो आपके प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन होता है वो इफेक्ट होगा। नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि अल्फा वाले में अल्फा चेन वाला होगा इफेक्ट और बीटा वाले में बीटा चेन वाला इफेक्ट होगा। एंड अल्फा थैलेसीमिया जो होता है वो कंट्रोल होता है 2 लिंक्ड जीन, जो क्लोजली लिंक्ड जीन बल्कि आप कहेंगे, और वो कौन से होते हैं बच्चों, दैट इज द HBA1 एंड HBA2 होते हैं, और ये क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट होते हैं ईच पेरेंट के। वाइल बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन दैट इज द HBB ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 ऑफ ईच पेरेंट। तो यहाँ पे आपसे अल्फा वाले की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन देखिए वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, How many times does a molecule of a urea have to pass through the heart in its journey from liver to kidney? 0, 1, 2, 4। तो यहाँ पे जो है 2 है आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। A subspecies of plain zebra that lived in South Africa has recently become extinct. थाइलेसिन, डोडो, क्वागा एंड स्टिलर सी काउ। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका क्वागा, ये आपका करेक्ट होगा। इसका पूरा नाम क्या है वो देख लीजिए, दैट इज इक्वस क्वागा क्वागा। इट्स अ लॉन्ग नेम, और अभी मैं आपको इसका फोटो भी दिखाऊंगी कि ये कैसा दिखता था। ठीक है, तो ये देखिए ऐसा दिखने वाला है। तो ये रिसेंटली बिकम एक्सटिंक्ट है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, Question number 12. The number of nephrons present in a human being is about 1 lakh, 2 lakhs, 10 lakhs, 20 lakhs. तो यहाँ एक्सप्लेनेशन देखिए कि नेफ्रॉन जो होते हैं ये फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के, आप सभी को पता है। द स्ट्रक्चर दैट एक्चुअली प्रोड्यूसेस यूरिन इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेस ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड। देयर आर अबाउट 10 lakhs nephrons in each human kidney। ठीक है, each human kidney कह रहा है, तो यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, 20 lakhs हो जाएंगे। ये आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं कि ये कितने हैं, टोटल 10 lakhs हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए 20 lakhs ऑप्शन जो है वो डी में प्रेजेंट है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, Zoospores are motile asexual spores found in fungi and algae। यहाँ पे मैंने पहले ही देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है that a zoospore is a motile asexual spore that uses a flagellum for locomotion, also called a swarm spore. These spores are created by some protist, bacteria and fungi to propagate themselves। और इसको पढ़ने के बाद में आपको आंसर दिख जाएगा कि कौन सा करेक्ट है, that is the motile asexual spores found in fungi and algae। तो आपको पहले ही ऑप्शन में दिख गया होगा कि ये आंसर करेक्ट होगा। बाकी के में आपके ये सेक्सुअल नहीं है, नॉन मोटाइल भी नहीं है और नॉन मोटाइल सेक्सुअल ये भी नहीं है, तो ये ऑप्शंस नहीं करेक्ट है। ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, चिपको मूवमेंट इन विच लोकल वुमेन शोड इनॉर्मस ब्रेवरी इन प्रोटेक्टिंग ट्रीज बाय हगिंग देम अकर्ड इन। तो जो चिपको मूवमेंट है बच्चों वो स्टार्ट हुआ था आपके 1973 में स्टार्ट हुआ था, बट यहाँ पे 1973 का क्या कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पे आपका जो अप्रोक्सीमेटली आपको जो नजदीक का दिख रहा है वो है आपका 1974 इन गढ़वाल हिमालयाज लेड बाय गौरा देवी। तो बाकी चीजें भी इसकी करेक्ट है। यहाँ पे मैंने इसके लिए देखिए दिया हुआ है कि चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन अप्रैल 1973 इन उत्तराखंड मंडल्स विलेज, देन अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश in the upper Alaknanda valley. Soon it spread to other Himalayan district of the state. The Chipko movement was triggered by a government decision to allot forest land to a sports goods company। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। बाकी में ईयर देखिए आप 1731 कह रहा है और जोधपुर कह रहा है, नहीं होगा। 1983 कह रहा है और उत्तरा कन्नड़ा, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। एंड 1985 इन महाराष्ट्र, तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, In lychee, the third integument which develops from the funicle at the base of the ovule is Sarcotesta, operculum and caruncle and aril। तो aril कहा जाता है उसको बच्चों, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया है that it is a collar like outgrowth from the base of the ovule and forms third integument and aril is फाउंड इन लीची। और एक और है इसका एग्जाम्पल, वो भी मैंने बता दिया है, दैट इज अ नटमेग, ताकि अगर आपसे वो पूछा जाए तो आप उसको भी बता सके।
आज का वीडियो थोड़ा सा स्पीड में है, जिन बच्चों को थोड़ा फास्ट लगे तो यूट्यूब के पास फीचर है, आप उसको स्लो करके थोड़ा सा देख सकते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को जल्द से जल्द ये क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूं कम से कम टाइम में। By the process of leaching, dash nutrients go down into the soil horizon and get precipitated. Options है water soluble inorganic, water insoluble inorganic, water soluble organic and water insoluble organic। तो पहली चीज तो आती है कि water soluble वाले ही अंदर जाएंगे, ठीक है, और water soluble वाले अगर insoluble होंगे तो कैसे जाएंगे वो उसमें अंदर soil horizon में, कैसे nutrients जा पाएंगे अंदर, नहीं जा पाएंगे ना। तो यहाँ पे ऑप्शन तो आपके दो तो चले गए पहले ही, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन हो गया। बाकी यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन, वाटर soluble inorganic nutrient go down into the soil horizon, get precipitates as salt, this process is called leaching। फाइन, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, दैट इज द ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which layer of the anther wall is not derived from archisporium, epidermis, endothecium, थीसियम एंड मिडिल लेयर एंड टैपिटम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है वो आर्किस्पोरियम उसकी ओरिजिन नहीं होती है, और इसका मेन फंक्शन जो होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, विच ऑफ दीज आर कॉमन टू हाइड्रार्क सक्सेशन एंड जीरार्क सक्सेशन, पायनियर स्पीशीज, सीरियल स्टेजेस, क्लाइमैक्स कम्युनिटी एंड एरिया वेयर सक्सेशन बिगिंस। तो यहाँ करेक्ट आंसर है आपका बच्चों क्लाइमैक्स कम्युनिटी है। यहाँ पे देखिए मैंने इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, दैट हाइड्रार्क दोनों में डिफरेंस भी बता दिया है और साथ में सिमिलैरिटीज भी बताई हैं। और देखिए क्या है ये पॉइंट्स, हाइड्रार्क सक्सेशन टेक्स प्लेस इन वाटरी एरियाज वेयरएज जीरार्क सक्सेशन टेक प्लेस इन ड्राई एरियाज। यहाँ पे एक आर मिसिंग है। हाइड्रार्क सक्सेशन टेक प्लेस इन सीरीज फ्रॉम हाइड्रिक टू मेसिक कंडीशन, वेयरएज जीरार्क सक्सेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम जीरिक टू मेसिक कंडीशन। And hydrarlic succession start from the phytoplankton stages, whereas it starts from the bare rocks. Similarities क्या है इनके बीच में, both hydrarlic and xerarch successions lead to medium water conditions and wet conditions, both end at forest and both lead to mesic condition। ठीक है, mesic मतलब ना ज्यादा हो ना कम हो, ठीक है, water conditions जो है दोनों में सेम हो, ना तो बहुत ज्यादा ड्राई हो ना ही बहुत ज्यादा वेट हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ओके, द गिवन बिलो पुनेट स्क्वायर रिप्रेजेंट। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस एंड कंप्लीट डोमिनेंस, तो उसके एग्जांपल्स आपने अच्छे से पढ़े होंगे, तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो इसको आप पढ़िएगा, मैंने इसके वीडियोस अलग से एक्सप्लेनेशन के बना रखे हैं, तो आप उनको जाकर के चैनल पे देखिए और उनको पढ़िए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करना इन तीनों चीजों को काफी टाइम टेकन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको पुनेट स्क्वायर दे रखा है और ये दोनों ही दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो ये शो करेगा बच्चों वो एक्चुअल में शो करेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है आपका वो करेक्ट होगा, क्योंकि जो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग इसमें जो आपका रेड कलर होगा और व्हाइट कलर के जब फ्लावर क्रॉस करेंगे तो एक नया जो है वो आपको शो हो रहा होगा पिंक कलर का, है ना। तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको जब देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। और साथ ही को डोमिनेंस में आपका होगा कि जब वो दोनों ही जीन प्रेजेंट होंगे तभी जाकर के वो एक्सप्रेस हो रहे होंगे, अगर उनमें से कोई सिंगल प्रेजेंट होगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होगा। तो ये दोनों ही वहां पे इसी के केस आते हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इज पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। आपके लिए खुशखबरी ये है कि मैंने विद ईयर यहाँ पे आपको दे दिया है कि कब कौन सा आया था। 1986 में आया था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड अगर आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन में दिख रहा है आपको नीलगिरी, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद जो आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व था वो 88 में आया, फिर गल्फ ऑफ मन्नार जो था वो 89 में आया और नौकरेक जो था वो आपका 88 में आया था। तो यहाँ आपको आंसर मिल गया होगा, उसके साथ ही साथ आपको 4 आंसर्स और मिल गए कि अगर इन पे क्वेश्चन भी आए तो आप कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका बच्चों, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वेरी नाइस। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है, ध्यान रखिएगा इनमें बहुत गड़बड़ होती है, क्योंकि इसमें द एसेंस ऑफ द डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। Evolution is directed process in the sense of determinism। तो evolution is not a directed process बच्चों,
डिटरमाइन सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। एंड द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ इज नॉट रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो ये दो स्टेटमेंट तो नहीं करेक्ट दिख रहे हैं, ये वाला करेक्ट था, है ना। और ड्यूरिंग एवोल्यूशन द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है बच्चों दैट इज इनकरेक्ट, सो बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है वो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाकी अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है मैंने, इवोल्यूशन इज नॉट डायरेक्टेड प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, इट इज स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिजम्स। एक और एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड द फाइनल कंक्लूजन इज द अर्थ दैट इज नॉट 1000 years old as was thought but millions of years old। बच्चों मैं ये चीजें आप लोगों को डायरेक्टली बोल के बता भी सकती हूँ, लेकिन उसके लिए अगर आप इसको नोट कर रहे होंगे तो आप लोगों को वीडियो को बार बार प्ले करना पड़ेगा, जिससे आपका डेटा भी ज्यादा खर्च होगा और टाइम भी ज्यादा वेस्ट होगा। इसीलिए मैं इसको आपको रिटन फॉर्मेट में पहले से ही प्रोवाइड कर देती हूँ, ताकि आप वीडियो को अगर नोट करना चाहते हैं इससे कुछ तो आप पॉज करके उसको आसानी से नोट कर सकें, ठीक है। और चलिए देखते हैं आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन आता है। Yes, the part of embryo sac which helps in guiding the pollen tube towards it is dash and it is through dash। तो पहली चीज तो होता है यहाँ पी पे आपका क्या आएगा बच्चों, सिनर्जिड्स आएगा, ठीक है। और जो ये प्रोसेस के कुछ केमिकल्स क्योंकि रिलीज होते हैं तो यहाँ पे इसके क्यू की जगह में आपका कीमोटैक्सिस आ जाएगा। रीजन किसके थ्रू होता है, कीमोटैक्सिस के थ्रू होता है। ये देखिए synergids attract the pollen tube by secreting some chemotactic substances and guide the pollen tube entry, ठीक है, गाइडेंस के लिए होता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन में देखिए P is synergids and Q is chemotaxis आपको दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेज ऑफ अ क्रोमोसोम, इट हैज टू डोमिनेंट जीन्स A and B located as depicted, What will be the correct gene placement at position first and second पे पूछ रहा है। यहाँ पे A और B है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये किस टाइप का क्रोमोसोम है बच्चों। ये डायग्राम जो आपको दे रखा है दैट इज द 2 क्रोमैटिड्स का डायग्राम दे रखा है एक क्रोमोसोम के, और ये 2 क्रोमैटिड्स जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। और सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं इनमें आइडेंटिकल एलील्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये दोनों आइडेंटिकल किसमें होते हैं, इन देयर एलील्स। So homologous chromosomes may have different alleles for the same gene। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा बच्चों, that is the A and B ही मिलेगा। तो यहाँ पे कैपिटल A कैपिटल B, तो कहाँ है ऑप्शन में, ये देखिए आपका A ऑप्शन में कह रहा है, D में क्या कह रहा था, इधर A नहीं, A ऑप्शन ही आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, Osmotrophs are components of grazing food chain, detritus food chain, both grazing and detritus food chain and neither grazing nor detritus food chain। तो देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है जिसमें मैंने ऑस्मोट्रॉफी को एक्सप्लेन किया है, दैट इट इज द अपटेक ऑफ डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय ऑस्मोसिस फॉर न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स दैट यूज ऑस्मोट्रॉफी आर कॉल्ड ऑस्मोट्रॉफ्स। Some mixotropic microorganisms use osmotrophy to derive some of their energy. Organisms that use osmotrophy include bacteria, many species of protists and most fungi। ठीक है, तो आपको दिख गया होगा लास्ट वाली लाइन से आपको नजर आ रहा होगा कि कौन सा होगा इसमें। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द डेट्रिटस फूड चेन, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, which of these characters cannot be transferred from a male parent to a male progeny in Drosophila? Red body color, white eye color and miniature wing and all of these। तो ये जो तीनों आपको दे रखे हैं बच्चों ये X में प्रेजेंट होते हैं, और इसमें जो आपका XX और XY वाला सिस्टम होता है ड्रोसोफिला में भी। तो यहाँ पे अगर X पे प्रेजेंट होंगे तो मेल जो जाएगा उसमें तो वही वाले कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट हो रहे होंगे ना जो आपके Y पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके कह रहा है ना कि कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ मेल पेरेंट टू अ मेल प्रोजेनी इन ड्रोसोफिला, तो इनमें से ये तीनों जब X में प्रेजेंट है तो क्या ये मेल वाले में जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे ना, क्योंकि ये तो X आपका फीमेल के साथ जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दीज ये करेक्ट आंसर होगा बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, विच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ पॉलन टेट्रेड्स आर कॉमनली फाउंड इन डाइकॉट्स। तो पढ़ने लायक ऑप्शंस नहीं है, डायग्राम है, लेकिन मेरे पास इससे भी एक बढ़िया डायग्राम है, वो ये देखिए आप लोग। तो ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल ए वाला, बी हो गया आइसोबाइलेटरल एंड सी हो गया आपका डिकसिट, और डी वाला हो गया टी शेप्ड हो गया, और ई वाला हो गया लीनियर। जो ई तो आपका यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ, एक एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया एग्जाम्स के लिए। तो ये डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्पोर्स हैं
तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, दैट इज द ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ड्रॉबैक्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी एक्सेप्ट दिस थ्योरी एक्सप्लेन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बट डजंट एक्सप्लेन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या बोल रहा है, पहले आप देखिए, ड्रॉबैक्स पूछ रहा है, एक्सेप्ट यानी कि जो बाकी सारे ड्रॉबैक है सिर्फ एक है जो नहीं है, तो ये तो है भाई पहला वाला ड्रॉबैक है। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, दिस इज ऑल्सो दिस थ्योरी डजंट एक्सप्लेन ओवर स्पेशलाइजेशन टू सम ऑर्गन लाइक टस्क ऑफ एलिफेंट, दिस इज ऑल्सो, कुछ एक्सेप्शन ऐसे थे जिसमें नहीं ये बता पाए। दिस थ्योरी डजंट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो ये कुछ डिफरेंट सा है क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, ये इसके ड्रॉबैक्स में नहीं आता है, तो डी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट होगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एन एनिमल स्पीशीज हैज 40 क्रोमोसोम्स इन इट्स सोमेटिक सेल्स, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द सोमेटिक सेल्स ऑफ मोनोसोमिक इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। तो हमेशा याद रखिए जब भी मोनोसोमिक की कंडीशन बात कर रहा होता है तो वहां पे 2n-1 हो जाता है, यानी कि एक क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कम हो जाएगा आपके। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने बताया है दैट मोनोसोमी मींस दैट अ पर्सन इज मिसिंग 1 क्रोमोसोम इन द पेयर, इंस्टेड ऑफ 46 क्रोमोसोम द पर्सन हैज ओनली 45 क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आपके टोटल कितना कह रहा है, 40 कह रहा है ना, तो मोनोसोमी की कंडीशन आएगी तो कितने हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा, तो दैट इज द 39। तो 39 आपका सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सो सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, इंडिया शेयर्स ऑफ द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी 2.4%, 8.1%, 14%, 11%। तो यहाँ मैं आपको एवरेज बताती हूँ कितना होता है, दैट इंडिया इज वन ऑफ द 17 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड with only 2.4% of the Earth's land area. It accounts for 7 to 8% of the world's recorded species. कहाँ पे इससे मिलता जुलता ऑप्शन आपको दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है ना 8.1%, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ रेड कलर फ्लावर विद लॉन्ग कोरोला ट्यूब्स, कॉपियस अमाउंट ऑफ नेक्टर एंड विदाउट फ्रेग्रेंस वुड मोस्टली बी एंटोमोफिलस एंड काइरोपेथेरोफिलस एंड ऑर्निथोफिलस एंड एनीमोफिलस। तो ये बच्चों उन केस में होता है जिसमें बर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, थोड़ा सा देखिए एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे क्या विद पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। क्रॉस पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोफेली एंड फ्लावर्स आर कॉल्ड ऑर्निथोफिलस फ्लावर। और एग्जाम्पल कौन से हैं, बिगोनिया, बॉटल ब्रश, ब्यूटिया, बॉम्बैक्स एटसेट्रा हो गया। बाकी यहाँ पे अडेप्टेशंस दे रखे हैं, तो ऑप्शंस तो आपको दिख गया होगा कि कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज द सी ऑप्शन इज करेक्ट। इनको जरूर पढ़िएगा, दैट फ्लावर्स आर लार्ज एंड ब्यूटीफुली कलर्ड एंड दे प्रोड्यूस अ कॉपियस म्यूसिलेजिनस नेक्टर, फ्लावर्स आर जनरली सेंटलेस एंड देखिए दिया है ना विदाउट फ्रेग्रेंस एंड कॉपियस अमाउंट ऑफ नेक्टर दे रखा है, एंड सम फ्लावर्स मे हैव एडिबल पार्ट, मोर कॉमनली बर्ड्स विद लॉन्ग नैरो ब्रेक्स are involved in ornithophilia and humming, sunbird, honey, hummingbird तो आपने देखा होगा, sunbirds को भी देखा होगा, बाकी क्रो, बुलबुल तो कॉमन से हैं, and the pollen grains are sticky। तो ये आपका इसके जो है मेन adaptations होते हैं वो होते हैं इस ornithophilus flower के। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, from the organism given below select the odd one on the basis of symmetry shown by them, Meandrina, Taenia, Pistacula and Limulus। तो भाई ये जो आपके फर्स्ट वाला है ये शो करता है रेडियल सिमेट्री बच्चों, ओके, और बाकी जो है वो आपके तीनों शो करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री को। तो बाइलेटरल शो करते हैं, क्या मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, नहीं दिया है, यही एक्सप्लेनेशन में होता है, तो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। बाकी जो आपका मेंड्रिना है वो आपको किस फाइलम को बिलोंग करता है बच्चों, दैट बिलोंग्स टू द फाइलम नाइडेरिया। ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी आपको ये टीनिया यानी कि आपका टेपवर्म हो गया एंड पिस्टैकुला हो गया, पैरेट एंड लिमुलस किंग क्रैब हो गया, तो ये सभी बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द माइक्रोब एसोसिएटेड विद रूट नोड्यूल फॉर्मेशन इज ट्राइकोडर्मा, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर एंड मोनास्कस। तो यहाँ आपका सभी को पता होगा कि रूट नोड्यूल फॉर्मेशन में तो राइजोबियम इन्वॉल्व होता है, क्या इसको भी मैं एक्सप्लेन करूं बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, given below are the steps involved in the process of digestion of foods, arrange them in a proper sequence and select the correct option from the codes given below। very nice। तो यहाँ पे ABCD आपको दिया हुआ है, mastication of food and formation of bolus
एंड प्रोडक्शन ऑफ काइम, डीग्लूटिशन, इसको swallowing भी कहते हैं, और पैसेज ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस टू द सीकम एंड डाइजेशन इज द मोस्ट कॉइल्ड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैस्टिकेशन पॉइंट आ जाएगा, तो फर्स्ट हो गया आपका ए वाला ही हो गया। उसके बाद में आप स्वेलोइंग होएगी ना, तो सेकंड नंबर पे आपका डीग्लूटिशन आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपका प्रोडक्शन ऑफ काइम होगा, तो यहाँ पे ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा। फिर आपका आएगा बच्चों पैसेज ऑफ सीकम, तो बाद में आएगा, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा फोर्थ नंबर पे डाइजेशन इन द मोस्ट कॉइल्ड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और फिफ्थ नंबर पे आपका ये आ जाएगा। तो होएगा आंसर क्या आपका यहाँ पे ए सी बी। ए सी बी कहाँ दिख रहा है आपको? सी ऑप्शन में देखिए, ए सी बी ई डी, यस यही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मैच द नेम ऑफ बोन्स विद देयर रिस्पेक्टिव नंबर्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। वेरी नाइस। तो यहाँ पे आपको बोन्स दे रखी हैं, यहाँ पे आपके पास में कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, टार्सल्स एंड फेलेंजेस है, और उनमें आपको नंबर ऑफ बोन्स बताना है। तो यहाँ पे आपका कार्पल्स आपके कितने होते हैं? 14, 5, 8, 7। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कार्पल्स आ 8, और मेटाकार्पल्स आपके कितने होते हैं बच्चों? दैट इज 5, सामने ही मैच होगा सेकंड का बी से। एंड थर्ड जो आपका है वो टार्सल्स है, तो टार्सल्स आपके जाएंगे 7 एंड फेलेंजेस आपके जाएंगे 14। तो काफी कंफ्यूजिंग सा हो गया है ये, इसको चलिए फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट का सी, फर्स्ट सी दो ऑप्शन है, एक ये वाला है और सी ऑप्शन है। फिर मेटाकार्पल्स आपका बी आ जाएगा, सेकंड का बी, तो सेकंड का बी, तो सी ऑप्शन में देखिए सेकंड का बी है, देन आफ्टर थर्ड आपका डी हो गया और फोर्थ आपका ए हो गया, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The nerve centers which control the body temperature and the urge for eating are contained in hypothalamus, pons, cerebellum and thalamus। तो hypothalamus होता है बच्चों, hypothalamus पे डेली क्वेश्चन आ रहा है, इसको जरूर पढ़िएगा। यही आपके जो है इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है, जो जैसे टेम्परेचर हो गया, हंगर, ईटिंग, थर्स्ट, वाटर बैलेंस, सेक्सुअल फंक्शन, तो इन सब चीजों पे इसका कंट्रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A 35-year-old man has extremely long limbs and digits. He also has severe disfigurement of the facial features. Which of the following could be a probable cause for it? जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सेक्रेट हो जाता है तो उस केस में ऐसा होता है। आंसर देखते हैं क्या है। हाइपर सेक्रेशन ऑफ अ हार्मोन फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस, हाइपर सेक्रेशन ऑफ अ हार्मोन फ्रॉम एडेनोहाइपोफाइसिस, एंड हाइपर सेक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, एंड हाइपर सेक्रेशन ऑफ अ हार्मोन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड। तो यहाँ एडेनोहाइपोफाइसिस से ग्रोथ हार्मोन्स का आएगा आपका, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है, हाइपर सेक्रेशन के ही सारे ऑप्शंस हैं और कुछ कंफ्यूजिंग है नहीं इसमें, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी इज इनकरेक्ट? ओके, ऑप्शंस देखते हैं। इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो भाई ये तो होता है। और इनफर्टिलिटी कुड बी प्रेजेंट इन द मेल और फीमेल पार्टनर और बोथ ऑफ देम, ये भी हो सकता है। इनफर्टिलिटी इज कॉज्ड ओनली ड्यू टू फिजिकल रीजन, नहीं ऐसा नहीं है, ये सिर्फ फिजिकल रीजन की वजह से नहीं होता है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। और जैसे कि आपके कंजेनाइटल हो गया, इम्यूनोलॉजिकल रीजन हो गया, फिजियोलॉजिकल रीजन हो गया, कुछ डिजीज हो गए, ड्रग्स का यूज हो गया, तो ये सब भी इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये पॉइंट आपका हो सकता है। और डी ऑप्शन में है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कैन प्रूव टू बी अ ग्रेट हेल्प फॉर इनफर्टाइल कपल्स। यस, ये तो हेल्प करती हैं आपकी ZIFT हो गया, GIFT, ये सब टेक्निक आपकी IVF ये सब हेल्प करती हैं इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट पे। तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन कह रहा है इनफर्टिलिटी इज कॉज्ड ओनली ड्यू टू फिजिकल रीजन, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन इज करेक्ट? Are correct. The principle of vaccination is based on the memory of the immune system. Is that correct or incorrect? तो यहाँ पे आपको correct बताने हैं ना, तो that is correct. And second option में क्या है आपका second statement? The antibodies produced in the body against antigen neutralize the pathogenic agents before the actual infection. तो क्या ये correct है बच्चों? नहीं correct है, that is false. एंड फिर उसके बाद में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ वायरस इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट, so that is also false. And antibodies are given directly in case of infection with deadly microbes to elicit quick immune response. yes, ये तो करेक्ट है, तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट और फोर्थ जो है वो करेक्ट है। कहाँ है फर्स्ट और फोर्थ? डी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चंस बचपन की याद दिला देते हैं कि आपको ऑप्शंस दे रखे होते थे बट वहां पे बहुत सिंपल से होते थे और यहाँ पे बहुत ही डरावने से ऑप्शंस होते हैं। देखते हैं क्या है। A is the structural and functional unit between the embryo and the maternal body. It is connected to the embryo. B, it also acts as an C, tissue and secretes many hormones essential for maintaining pregnancy. तो यहाँ पे आपका जो C में तो आपका देखिए मेरे को दिख रहा है कि हार्मोन्स वाली बात हो रही है ना, तो यहाँ पे आपका इसमें एक्सोक्राइन तो होगा नहीं, एंडोक्राइन होगा। तो यहाँ पे तो हमारा क्या आ जाएगा, एंडोक्राइन आ जाएगा, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो। अब ऊपर से देखते हैं, डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी। तो प्लेसेंटा हुआ बच्चों, यहाँ पे ए पे आपका क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा हो जाएगा। एंड बी पे क्या हो जाएगा, इट इज कनेक्टेड बाय द एम्ब्रियो बाय, तो यहाँ पे आपके अम्बिलिकल कॉर्ड होगा ना, अम्बिलिकल कॉर्ड से ही तो कनेक्टेड होता है इसमें, तो यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपका ए नहीं, बी में देखिए आपके अम्बिलिकल कॉर्ड भी है, प्लेसेंटा भी है, एंडोक्राइन भी है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ हार्मोन्स व्हिच इंटरैक्ट विद इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, स्टेरॉइडल एंड थायरॉक्सिन, इंसुलिन एंड एपिनेफ्रिन। 5 4 6 3 6 3। तो यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं दैट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर एंड रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। एंड यहाँ पे एग्जांपल जो आपके कौन कौन से हैं, इसमें एक प्रोजेस्टेरॉन अगर होता तो एक और नंबर बढ़ जाता, क्योंकि कॉर्टिसोल हो गया आपका और साथ में टेस्टोस्टेरोन हो गया और स्टेरॉइडल हो गया। ये आपके जो है बच्चों आपके प्रोजेस्टेरॉन, इसके साथ में अगर एक प्रोजेस्टेरॉन भी होता है और इसके साथ ही साथ में जो आपका एक थायरॉक्सिन जो हार्मोन आपका थायराइड से रिलीड हो रहा है, तो ये भी इसमें इन्वॉल्व होगा बिकॉज दे इंटरैक्ट विद इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। तो यहाँ पे टोटल आपके 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following statements about oogenesis are incorrect? So the oogonia keep on adding in the ovary till puberty, and the primary oocyte are halted at prophase first of meiotic division, and the fluid cavity present in the primary follicle is called antrum, and the secondary oocyte forms a membrane called zona glomerulosa around it. Which of the following statements about oogenesis are incorrect? तो मतलब incorrect आपका यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो बच्चों है that is the incorrect, and इसके बाद जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है that is the primary oocytes are halted at prophase first meiotic. No, this is correct statement. With the fluid filled cavity present in the primary follicle is called antrum. This is not correct स्टेटमेंट, तो ये इनकरेक्ट में आ जाएगा। द सेकेंडरी oocyte forms a membrane called zona glomerulosa around it, तो ये भी आपका इनकरेक्ट में है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन आपका जो कौन सा होगा, बी, वो करेक्ट आंसर होगा। सो बी आंसर इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, read the following statements, identify which of them are true, which of them are false and select the correct option. So many. So चलिए साथ के साथ देखते चलते हैं कि कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। एस्कैरिस कॉमनली नोन एज अ पिनवॉर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एस्कैरियोसिस, तो आधा तो सही है आधा लेकिन नहीं सही है, पिनवॉर्म वाला जो केस है, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक एक्ट्स एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर एंड प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ, तो ये तो ट्रू है। और द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एलिफेंटाइसिस इज अ फंगस बिलोंगिंग टू द जीनस माइक्रोस्पोरम, नो दिस इज नॉट बिलोंग टू अ फंगस, तो ये भी फॉल्स है आपका। Infectious disease like tetanus and pneumonia have been largely controlled using vaccines, तो ये तो ट्रू है, बहुत कंट्रोल है इन पे, तो फॉल्स ट्रू आपको कहाँ पे दिख रहा है, ट्रू फॉल्स हो गया, फॉल्स ट्रू, बी ऑप्शन में देखिए फॉल्स ट्रू आपको दिख रहा है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ब्लैंक्स ए एंड बी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Dash and dash are alcoholic beverages obtained without distillation. तो wine and beer, whiskey and rum, wine and whiskey, rum and beer. तो बच्चों wine and beer यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, read the following statements about adrenal hormones, select the correct one. तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शंस क्या है, aldosterone stimulates the reabsorption of
calcium ion and water from the renal tubules. Cortisol is a major glucocorticoid and glucocorticoid promotes cellular uptake and utilization of amino acids and androgens helps in the maintenance of body fluid volume and osmotic pressure only. तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा बच्चों वो करेक्ट आंसर होगा. ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है that cortisol, though widely known as the body's stress hormone, has a variety of effects on different functions throughout the body. It is the main glucocorticoid released from the zona fasciculata layer of the adrenal cortex. Fine. Next question क्या है आपका? In sponges, the water enters the body through minute pores known as osculum, ostia, spongocoel, spicules. तो ostia होगा आपका करेक्ट आंसर बच्चों, आप सभी को पता होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए डायग्राम भी है इसका मायोफाइब्रिल का. In a myofibril, the band which contains only actin filament is also known as isotropic, anisotropic, inotropic, dark band. तो isotropic होता है यहाँ पे, ये देखिए आई बैंड दे रखा है ना, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? अभी देखिएगा इसके ऊपर पूरा डायग्राम आएगा. ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो. तो डायग्राम पहले देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच? वेरी गुड. तो यहाँ पे आपको कह रहा है करेक्ट मैच क्या है. सारी लेबलिंग नहीं बतानी है आपको. ए कह रहा है पिगमेंटेड एंड ऑपेक स्ट्रक्चर, नहीं ये नहीं होगा. और यहाँ पे आपका जो है बी एंड सी. चलिए मैं आपको डायग्राम ही दिखा देती हूँ पूरा. ये देखिए पूरा डायग्राम है. तो यहाँ पे देखिए आपको ये दिख रहा है ऑप्टिक नर्व दिख रहा है. तो ऑप्टिक नर्व तो यहाँ पे यानी कि क्रेनियल नर्व में आ जाएगी, सेकंड क्रेनियल नर्व. और इसके अलावा आपका बी जो है वो आपका क्या कह रहा है? द लेयर विच हैज फोटो रिसेप्टर सेल्स. तो आपका बी कहाँ था बच्चों? ये आपका बी था. तो ये आपका कह रहा है फोटो रिसेप्टर सेल्स. तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट आंसर है. तो ये डायग्राम भी याद रखिएगा ताकि आप लोगों को अगर एग्जाम में कुछ और पूछा जाए तो आप इसे बता सके. ब्लाइंड स्पॉट हो गया, फोबिया, कोरोइड, स्क्लेरा, सभी कुछ इसमें बताया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है. Which of the following methods can prove to be useful to avoid pregnancy caused as a result of rape or casual unprotected sexual intercourse? Options हैं आपके पास में. insertion of diaphragm within 72 hours of rape. B option है administration of spermicidal jellies within 72 hours of rape and administration of estrogen rich pills within 72 hours of rape and administration of combined pills within 72 hours of rape. तो यहाँ पे जो आपका D option है that is administration of combined pills within 72 hours of rape correct answer होगा. Next question क्या है? The organ which acts as a filter of blood is spleen. spleen होता है ना. तो यहाँ पे क्या आंसर होगा देखते हैं. A small solid structure present in the right side within the abdomen, a large bean shaped organ present in the left side within the abdomen and a lobed organ located near the heart and also called mart. नहीं, तो यहाँ बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों. यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 50. काफी स्पीड में है हम लोग, 43 मिनट्स हुए हैं और हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं. The 1-3 coiled structure present within the testicular lobules are responsible for the transportation of gametes, responsible for the formation of androgens, the site where sperms are produced and the site where defective sperms are destroyed. तो ये भैया साइट है आपकी जहां पे स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड होते हैं. तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा बच्चों आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 51. From the following how many amino acids contain sulfur in their chemical structure? तो दो होते हैं हमारे पास में, एक होता है मेथियोनिन और दूसरा होता है सिस्टीन जिसमें सल्फर प्रेजेंट होती है जो मेन अमाइनो एसिड में हमारे कंसीडर किए जाते हैं. तो ये हो गया एक मेथियोनिन और दूसरा हो गया सिस्टीन. तो आंसर आपको दिख गया होगा कि 2 होगा. तो 2 कहां पे है आपका? सी ऑप्शन में प्रेजेंट है. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट अरिथमेटिक ग्रोथ. इन माइटोसिस ओनली, अरिथमेटिक ग्रोथ की बात कर रहा है, प्लांट से रिलेटेड है. चलिए तो याद रखिएगा. इन माइटोसिस ओनली वन डॉटर सेल्स कंटिन्यूज टू डिवाइड व्हाइल द अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर. सही है ये. LT is equal to L0 plus RT. This is also right. The simplest expression of this growth is exemplified by a root elongating at a constant rate. This is also correct. D क्या है? All of the above. This is also correct. तो D ऑप्शन ही आपका यहाँ पे करेक्ट होगा क्योंकि बाकी के सारे ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following reactions does not release CO2? यहाँ देखिए बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है, देखते हैं अभी. अल्कोहल फर्मेंटेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड एम्फीबोलिक. तो जो करेक्ट आंसर है वो तो आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है. यहाँ पे सबसे पहले वही देख लेते हैं. लैक्टिक
Lactate fermentation is a type of anaerobic respiration in which the respiratory substrate is converted into lactate along with the production of ATP. It takes place in muscles during strenuous physical work. बाकी यहाँ पे मैंने aerobic के बारे में भी बताया है. Aerobic respiration in plants and animal oxidizes the respiratory substrate and produces carbon dioxide and water along with ATP. Anaerobic respiration is a type of respiration which takes place in the absence of oxygen. सभी को पता होगा. और ये मैंने आपको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बताया है, that it is a type of anaerobic respiration in which respiratory substance is converted to carbon dioxide and alcohol along with the production of ATP. तो आपको बाकी के बारे में भी पता चल गया और करेक्ट आंसर के बारे में भी मालूम हो गया. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 54, 36 क्वेश्चंस मोर लेफ्ट. In light reaction, pigments are organized into two photochemical complexes. PS1 and photosystem second, light harvesting complex, Antony and none of the above. तो light harvesting complex यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों. ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. Which of the following statements are correct regarding deuteromycetes? ओके, तो deuteromycetes के बारे में पूछ रहा है. चलिए देखते हैं, इनमें से कह रहा है करेक्ट होगा ना स्टेटमेंट. ठीक है, इनकरेक्ट नहीं पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है. deuteromycetes are called perfect fungi. तो ये क्या परफेक्ट फंजाई होते हैं, कल ही क्वेश्चन आया था. फंजाई इम्परफेक्टाई, तो ये तो नहीं होगा. Members of deuteromycetes were often moved to ascomycetes or basidiomycetes once their sexual stages were studied. तो this is correct. और large number of deuteromycetes are decomposers that help in nutrient cycling. This is also correct. Their mycelium is aseptate and branch. This is not correct. तो यहाँ पे दो करेक्ट है आपके. सेकंड एंड थर्ड कहाँ पे है, बी ऑप्शन में दिख रहा है. सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जाइलम एलिमेंट्स व्हिच वंस आर ट्रू. द जिम्नोस्पर्म लैक्स जाइलम वेसल्स, इंस्टेड दे पोजेस ट्रैकीड्स. Xylem parenchyma is involved in upward movement of water and tylosis occurs in xylem fiber. तो सिर्फ जो आप देखिए द जिम्नोस्पर्म लैक्स जाइलम वेसल्स, इंस्टेड दे पोजेसेस ट्रैकीड्स. तो यही एक करेक्ट आपको जो है वहां पे दिख रहा होगा, जो ट्रू स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा. बाकी तो नहीं है. और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर यानी कि कौन सा होगा बच्चों, बी ऑप्शन होगा करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 57, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म पे काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. द गोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड फीमेल स्ट्रॉबेरी. एंड नहीं, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट में आता है. इन जिम्नोस्पर्म द मेल्स एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस. दिस इज ऑल्सो कम्स इन करेक्ट सेंटेंस. एंड जिम्नोस्पर्म्स आर होमोस्पोरस इन नेचर. नहीं भाई, ये तो हेट्रोस्पोरस होते हैं बच्चों. नेचर इनका कैसा होता है, हेट्रोस्पोरस होता है. और डी में क्या है, तो ऑप्शन तो दिख गया है कौन सा करेक्ट होगा. वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जायंट रेडवुड ट्री सिक्वा इज वन ऑफ द टालेस्ट. ये तो सही है, कल आया था. ये देखिए यहाँ पे बताया मैंने. जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस बोथ मेल एंड फीमेल कोन्स, ईच मेकिंग द गैमीट्स नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन. दिस मेक्स द हेट्रोस्पोरस. And megaspores made in cones develop into the female gametophyte inside the ovules of gymnosperms. And while pollen grains develop from cones that produce microspores. Fine. Next question की तरफ मूव करते हैं. Cell A and B are adjacent to each other. Analyze the below table and choose the correct result. कल भी था ये क्वेश्चन बच्चों, सेम यही था, डीपीडी कैलकुलेट करना था. तो ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर दे रखा है. तो मैंने कल ही आप लोगों को बताया था जिसका डीपीडी कम होगा उसकी साइड से दूसरी साइड पे ज्यादा डीपीडी वाले के साइड में मूव करेगा. तो यहाँ पे डीपीडी जो है देखिए इसका निकालते हैं. पहले हम किसका, सेल ए का निकालते हैं. तो सेल ए का अगर डीपीडी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा 2. ओके, फिर उसके बाद में अगर इसका निकालते हैं हम सेल बी का, तो सेल बी का कितना आ जाएगा 8 माइनस 4, तो कितना आ गया 4. तो किससे किस में जाएगा, ए से बी की तरफ जाएगा. तो यहाँ पे आपका बी, ए से बी की तरफ कहाँ है, वाटर विल मूव फ्रॉम सेल बी टू ए, विल शो नो मूवमेंट, विल शो, हाँ ये देखिए सी ऑप्शन में है, वाटर विल मूव फ्रॉम सेल ए टू बी. ठीक है, 2 दिन लगातार इस पे क्वेश्चन आ गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच बिटवीन द टाइप्स ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन एंड देयर एग्जांपल्स. एपिगाइनी, पेरिगाइनी, हाइपोगाइनी. तो यहाँ पे आपका एपिगाइनिक का है एग्जाम्पल आपका कुकुम्बर, पेरिगाइनी का है होगा आपका एग्जाम्पल पीच, और जो आपका हाइपोगाइनी है बच्चों दैट इज चाइना रोज. तो कहाँ पे आपको मिल रहा है, फर्स्ट सी, डी ऑप्शन में मिल रहा है, सेकंड ए एंड
थर्ड बी। ओके, तो ये डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Chlamydomonas and Chlorella were categorized under which kingdom in the 5 kingdom classification? Fungi, Protozoa, Protista, Monera. Protista होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, Which of the following is an example of the type of placentation given below? Dianthus, Primrose, Sunflower and Marigold, Tomato and Lemon and Argemone and Mustard। तो यहाँ देखिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं है, काफी सारा एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों, यहाँ देखिए एग्जांपल्स मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप लोगों के लिए है तो आप लोग इसको पढ़िएगा। एग्जांपल यहाँ देखिए, प्रिमरोज, डायंथस दे रखा है, तो यहाँ देखिए ए ऑप्शन में ही दिख रहा है आपको डायंथस एंड प्रिमरोज, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What are the two main components of assimilatory energy produced in Hill's reaction? ADP and NADH, ATP and NADPH, glucose and ATP and FAD and NAD। तो ATP और NADPH आपका होता है, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, The chemoosmotic hypothesis suggests that the ATP are produced on the inner membrane of mitochondria due to F1 particle present between the inner and outer membrane of mitochondria, involvement of oxygen as the electron acceptor, creation of proton electrochemical gradient across inner membrane of mitochondria and enzymes present in the mitochondrial matrix। ये देखिए पूरी कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, किसने दी थी, पीटर मिशेल ने दी थी। और इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको द हाइपोथेसिस स्टेटेड दैट अ प्रोटॉन मोटिव फोर्स वाज रिस्पांसिबल फॉर ड्राइविंग द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। In this hypothesis, proton would be pumped across the inner mitochondrial membrane as electrons went through the electron transfer chain. This would result in proton gradient। ऑप्शन मिला था ना proton electrochemical gradient, yes, C ऑप्शन देखिए आपको इसमें मिला था, यहाँ से आपको बाकी भी मिल सकते हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है C। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ह्यूमंस द एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट्स द एड्रिनल मेडुला टू रिलीज सर्टेन हार्मोन्स दैट हेल्प इन फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स। अ सिमिलर टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इन प्लांट्स कैन गिवन बाय ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथाइलिन। तो एब्सिसिक होगा क्योंकि ये भी एक स्ट्रेस हार्मोन की तरह वर्क करता है और ये जो है आपका प्रमोट करता है सीड डॉर्मेंसी को और ग्रोथ को इनहिबिट करता है प्लांट्स में, ठीक है, तो ये इसके इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाकी ये देखिए मैंने यहाँ पे दे दिया है कि एड्रिनल मेडुला से कौन से होते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, जो आपके इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ पे नेम शो करे हैं। कहाँ से रिलीज होते हैं ये भी मैंने बता दिया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्लिपर एनिमलिकुली इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ सिलिएटेड डाइनोफ्लैजिलेट, सिलिएटेड प्रोटोजोन, स्पोरोजोन एंड फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। तो आपको बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा, सभी ने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ा होगा, दैट इज द सिलिएटेड प्रोटोजोन। एक्सप्लेनेशन देखिए तो आपको शायद और याद आ जाए। Animalcule is an older term for microscopic motile animal or protozoan. Paramecium is a genus of ciliated protozoa called slipper animalcules because it looks like a slipper. Slipper नाम से ही आपको याद आ जाना चाहिए। Next question क्या है? Which of the following family can be associated with the characteristics given below? Racemose inflorescence, maxillary estivation corolla, bracted, complete, bisexual, zygomorphic। तो यहाँ पे आपका सोलेनेसी, पेप्लियोनेसी, ब्रासिकेसी एंड लिलिएसी। तो ये सब बच्चों पेप्लियोनेसी की होती हैं क्योंकि ये फेबिएसी की एक सब फैमिली है। यहाँ पे इसके बारे में मैंने बताया है, आप देख सकते हैं। सब फैमिली पेप्लियोनियडी विद इन लेग्यूम फैमिली। द इर्रेगुलर ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर इज कंपोज्ड ऑफ 5 petals इंक्लूडिंग 1 banner petal or standard, 2 lateral wing petals and 2 fused keel petals that enclose the gynoecium and stamens। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स? वेरी गुड। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं फीचर्स, आप इसको अगर पढ़ लेंगे तो आपको इसके बाद आंसर अपने आप मिल जाएगा। दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज अ नंबर ऑफ डिफाइनिंग फीचर इंक्लूडिंग स्मॉल सेल्स, थिन सेल वॉल्स, large cell nuclei, absent or small vacuoles and no intracellular spaces, and the apical meristem growing tip function to trigger the growth of new cells in young seedlings at the tips of roots and shoots and forming buds। देखते हैं अब, it shows the ability to divide actively, more than one vacuole is present। नहीं भाई यहाँ देखें ना, absent और small vacuole, तो यहीं पे ऑप्शन आपको मिल गया, बी ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए। बाकी क्या कहते हैं, it shows prominent nucleus and abundant cytoplasm,
and the meristematic cell has thin cell wall due to presence of only cellulose. ये भी नहीं करेक्ट होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 68. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फंजाई. तो यहाँ पे मैंने पहले से ही आपको दे रखा है, देखिए सेक्सुअल साइकिल जो होती है फंजाई में, उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. पहला आता है प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी और उसके बाद में मियोसिस. ढूंढते हैं कहाँ पे है, कैरियोगैमी नहीं, प्लाज्मोगैमी से स्टार्ट होना चाहिए. प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड जाइगोटिक मियोसिस. तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, बहुत अच्छे से आज फास्ट क्वेश्चन हुए, हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन पे हैं और अभी हमारे 55 मिनट्स मात्र हुए हैं. Which of the following shows a correct difference between monochords and dichords? तो मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है यहाँ पे, पहले वेनेशन वाला देख लेते हैं. तो यहाँ पे डाइकॉर्ड्स में क्या बोल रहा है, करेक्ट डिफरेंस बिटवीन. तो यहाँ पे पैरेलल वेनेशन कह रहा है और यहाँ पे रेटिकुलेट. तो एक्चुअल में क्या होता है, पैरेलल थ्रू द लेंथ of the leaf or in reticulate arrangement through the leaf. In most species of monocot leaves have parallel arrangement. तो monocot में क्या कह रहा है, रेटिकुलेट. तो ये तो रॉन्ग हो गया. दूसरा क्या है, फ्लावर के बारे में कह रहा है, तो यहाँ पे मैंने फ्लावर के बारे में भी बताया है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी रॉन्ग है. फिर क्या है, कैरेक्टर्स में आपके वस्कुलर बंडल ले रहा है, डाइकोटिलेडन रिंग्ड एंड स्कैटर्ड. ये सही है बच्चों, क्योंकि डाइकोट में रिंग्ड होता है और इसमें स्कैटर्ड होता है. डी ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 से 20 क्वेश्चन और बचे हैं बच्चों. इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू फाइंड रिटेन्ड एंडोस्पर्मिक टिश्यू इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द सीड, ग्राम, सनफ्लावर, राइस, बीन. तो करेक्ट आंसर क्या है, राइस. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड. बीटी टॉक्सिन इंपॉर्टेंट है बहुत, इस पे क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, तो इसका कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा. जो समझ में ना आए उसको याद करिएगा, या फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी. सो बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis and these BT toxin crystals contain a toxic insecticidal protein. The toxin is coated by a gene named CRY which has many variants. Which one of from the following produces a toxin that controls corn borer? तो यहाँ पे बच्चों CRY1AC, CRY1AB इसको याद कर लीजिए. आपका जो CRY1AB वो आपका करेक्ट आंसर है, इसे लर्न रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनिमल टिश्यूज, आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स वंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. एडहरिंग जंक्शंस अलोंग द सीमेंटिंग सेल्स टुगेदर फैसिलिटेट्स द cells to communicate with each other by connecting the plasma membranes of the adjoining cell. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बच्चों, this is false. Compound epithelium covers the moist surface of the buccal cavity, pharynx and linings and ducts of salivary gland. ये सही है, this is true. The striated muscle fibers is a thin, elongated and pointed ends and multiple nuclei. नहीं भाई, ये भी सही नहीं है, this is also false. Cartilage is present in the tips of nose, ये सही है, and between the bodies of adjacent vertebrae, ये भी सही है. तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा. तो false true सेम वही पैटर्न है पहले वाले की तरह. तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन में देखिए दिख रहा है false true. तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, The drawing is of a magnified human liver cell. Which of the following is true about structured liver? तो X जो है एक्चुअल में क्या है, RER है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिख रहा होगा, राइबोसोम्स इस पे प्रेजेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं. तो ऑप्शंस क्या है, इट इज मेनली फाउंड इन सेल्स एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स. It is mainly found in cells away from the nucleus and transport its product to the chloroplast. It is mainly associated with nuclear membrane reformation in late anaphase and packaging of protein and synthesis, and is mainly associated with nuclear membrane reformation during telophase and stage and transport its synthetic product to dictyosome in plants. यही ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे. नेक्स्ट क्या है बच्चों, in eukaryotes which of these rRNA is not synthesized by RNA polymerase 1? 28 sRNA, 5 sRNA, 5.8 sRNA and 18 sRNA. तो यहाँ पे टेबल देखिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए अगर आपके पास में ना हो. फर्स्ट से क्या क्या होता है, 28, 18 एंड 5.8 होता है. सेकेंड से क्या होगा बच्चों, mRNA, hnRNA, यानी कि mRNA ही आगे मॉडिफाई होने के बाद hnRNA एंड snRNA, और यहाँ थर्ड से आपका 5 sRNA एंड tRNA. तो यहाँ कह रहा है इन यूकैरियोट्स व्हिच ऑफ दीज आरएनए इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट. इनमें से कौन सा नहीं होता है,
तो 18 तो होता है, 5.8 भी होता है, 28 भी होता है, नहीं होता है तो 5s, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि 5s किससे हो रहा है, थर्ड से। क्वेश्चन नंबर 75। ओके, कंसीडर द फ्लो चार्ट एंड अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज गिवन आफ्टर दैट। थोड़ा सा ब्लर है ये, बट ऐसा ही था इमेज वहां पे भी। लिविंग टिश्यू है, ग्राइंडिंग इन CH3COH, थिक स्लरी, स्ट्रेन्ड थ्रो चीज क्लॉथ एंड 2 फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड, फिल्ट्रेट A एंड ब्रेटिनेट B। तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो विच ऑफ दीज आर एप्लीकेबल टू A एंड B, आपको बताना है कि इनमें से A में कौन से पॉइंट्स जाएंगे और B में कौन से पॉइंट्स जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में है मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 to 800 डाल्टन्स अप्रॉक्स एंड प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स। और फिर इसके अलावा क्या है, केमिकल्स मोर देन 800 डाल्टन्स मॉलिक्यूलर वेट हैज मोनोमर्स एंड इट जनरली हैज पॉलीमर्स। तो अगर हम फिल्ट्रेट की बात करते हैं बच्चों, तो उसमें आपका मॉलिक्यूलर वेट जो है अराउंड इतना होगा, 18 से 800 डाल्टन्स पे, तभी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में आएंगे। और इसके अलावा जो आपका है मोनोमर्स होंगे, ज्यादा बड़ा साइज नहीं होगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपके मैच कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पे हो गया आपका, सी में दिख रहा है। फिर बाकी क्या है, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, हैवी वेट वाले आ जाएंगे, रेड नॉट्स में जो डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो केमिकल्स मोर देन 800 डाल्टन्स, ये भी सही है। जनरली हैज पॉलीमर्स, बिल्कुल पॉलीमर्स ही है ये सारे ना, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Colchicine is a chemical that stops chromatids from separating during mitosis. If a cell is treated with colchicine, at which stage of mitosis will this cell reach but not complete? Anaphase, metaphase, telophase, cytokinesis. तो मेटाफेज होता है करेक्ट आंसर यहाँ पे बच्चों आपका, मेटाफेज में ही ऐसा होता है। और कॉल्चिसिन के बारे में यहाँ पे मैंने बताया है। आप देख सकते हैं कि इट इज सेल ट्रीटेड विद ड्रग्स सच एज कॉल्चिसिन, विनिस्ट्रीन, एंड 2 ड्रग बता दी हैं ताकि इस पे भी अगर क्वेश्चन आए तो आप बता सकें। The assembly of the microtubules is inhibited while the disassembly continues, leading to continuous disorganization of microtubules. Colchicine is an alkaloid. It can be extracted from corms of plant Colchicum autumnale and C. luteum. Colchicine prevents spindle formation during mitotic metaphase. Thus, it prevents the separation of chromosome during anaphase. Right? तो B option correct है। Next question क्या है आपका, study the given diagram below the stir tank fermenter. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट लेबल्ड ए का पूछ रहा है, सबसे टॉप में है। तो जब ये प्रोसेस होती है बच्चों तो बहुत सारा फोम बनता है, ठीक है। तो ये फोम ब्रेकर की तरह काम करता है, इसकी तरह फोम ब्रेकर, क्योंकि फोम को भी ब्रेक करना जरूरी है, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं कहाँ है, टू मेंटेन ऑप्टिमम पीएच, टू कंट्रोल द फोम विद इन द रिएक्टर एंड टू मेंटेन ऑप्टिमम नहीं, बी ऑप्शन ही यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, A molecule of oxygen diffuses from the alveolar air space into an erythrocyte to form oxyhemoglobin. How many times does it need to diffuse through the cell membranes to reach the hemoglobin? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायग्राम देखिए समझ में आएगा, काफी बड़ा डायग्राम मैंने दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और ये आपकी आरबीसी है। पहले वो क्या क्रॉस करेगा, पहले इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, ठीक है। पॉइंट्स देखिएगा, सिर्फ ये पॉइंट इस जगह पे क्रॉस करेगा, तो ये 1 हो गया। फिर उसके बाद इसकी ही दूसरी लेयर है तो दिस इज 2, फिर उसके बाद यहाँ बीच में आ गया, देन आफ्टर इसकी आएगी 3, फिर इसी की सेकंड आएगी 4, देन आफ्टर आरबीसी में जब एंटर करेगा तो क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी टोटल आएंगी, 5। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट अ बैक्टीरियल सेल। इनकरेक्ट बताना है। The 70th ribosome is mainly associated with plasma membrane and mainly at times shows polysome assembly. So that is not incorrect. The filament is the longest portion of the flagella and extends from the cell surface to the outside. This is also correct. The plasma membrane extensions containing chromatophores basically helps in cellular respiration. नहीं भाई, ये photosynthesis के लिए mainly facilitated होते हैं। फिर बाकी चौथा क्या है, Gram staining is basically based on thickness of the peptidoglycan layer. This is also correct. तो C ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। 1 E. coli bacterium contains a hybrid DNA with 1 heavy and 15 strand and 1 light strand. It was allowed to replicate for 3 hours in a medium containing N15.
What proportion of E. coli which will neither float nor sink in the test tube on ultracentrifugation with CSCl? तो पहली चीज तो आपको पता होगा कि इकोलाइट जो है वो आपका 20 मिनट्स में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास में कितने आवर्स हैं? 3 आवर्स हैं। तो 3 आवर्स कितने मिनट्स हो गए बच्चों? 180 मिनट्स हो गए। तो 180 मिनट्स में आपके कितने डिवीजन हो जाएंगे? कैलकुलेट करते हैं तो 180 अपॉन 20 कितने हो गया? 9 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कह रहा है स्ट्रैंड जो है उसमें हाइब्रिड है। एक स्ट्रैंड जो है वो N14 है और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो N15 है। मीडियम जो दे रहे हैं वो आपका N15 वाला है, यानी कि जो नेक्स्ट होगा उसमें N14 हो जाएगा और दूसरा N15 बनेगा और एक बनेगा आपका N15 और फिर N15। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये 1/2 हो गया और यहाँ पे भी 1/2 हो गया। फिर इसके बाद में जब दोबारा यही चीज होगी बच्चों तो फिर से क्या होगा? ये N14 वाला एक के साथ चला जाएगा, बाकी ये वाला किसके साथ बना देगा? N15 बना देगा। तो सिर्फ एक ही स्ट्रैंड तो आपके पास में जाकर के रहेगा लास्ट में, जो आपका N14 और N15 रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने आ रहे हैं बच्चों? कितने टोटल नंबर ऑफ डिवीजन आएंगे? दैट इज 2 to the power 9। ओके, तो यहाँ पे उनमें से कितना जो होगा स्ट्रैंड वो ऐसा होगा that neither float or nor sink in the test tube on ultracentrifugation with CSCl, यानी कि बीच में रहेगा। तो केवल एक स्ट्रैंड होगा ना, तो दैट इज 1 out of 2 to the power 9। सो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 81। एक्सोन्यूक्लियस आर टाइप ऑफ न्यूक्लियसेस दैट डिग्रेड न्यूक्लिक एसिड रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड्स। एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं बच्चों वो हमेशा साइड से कट करते हैं, एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो हमेशा बीच से कट करते हैं। आप क्वेश्चन में देखते हैं, आंसर देखते हैं। विद इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पार्टिकल रिकॉग्निशन साइट ऑन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड एंड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पॉलीपेप्टाइड तो नहीं आएगा ना, न्यूक्लियोटाइड ही आएगा, तो एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। द ब्रेन ऑफ द कॉकरोचेस, ये देखिए डायग्राम है। सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन, सबफेरेंजियल गैंग्लियन, सुप्राएसोफेगल गैंग्लियन, सबएसोफेजियल गैंग्लियन। सिर्फ डायग्राम ही नहीं है मेरे पास में, एक्सप्लेनेशन भी है बच्चों। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ द 3 सुप्राएसोफेजियल, ध्यान से देखिएगा, 3 सुप्राएसोफेजियल सेरेब्रल गैंग्लिया। मिल गया आंसर आपको, सी ऑप्शन में दिख रहा है ना आपको, सुप्राएसोफेजियल गैंग्लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Select the features that are common to the animal and plant cells। तो यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है अमाइलोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज। कॉमन फीचर्स कह रहा है प्लांट सेल्स में, तो माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल्स। तो यहाँ पे आपका कौन सा वाला सही होगा? दोनों में क्या क्या प्रेजेंट होता है? ये थर्ड वाला जो है बच्चों वो देखिए आपका अमाइलोप्लास्ट नहीं होगा, दोनों में नहीं होता है। गोल्जी बॉडी दोनों में होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों होते हैं, हैविंग 70s राइबोसोम, और सेंट्रियोल्स भी। भाई कल एक क्वेश्चन था 70s राइबोसोम से याद आया मुझे, वो मिस्टेकनली 80s हो गया था, तो उसको सही कर लीजिएगा। शायद 5th नंबर ऑफ क्वेश्चन था, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको दे दिया है। पेपर नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 5th है मोस्ट प्रोबेबली, तो उसका ऑप्शन जो है वो मैंने करेक्ट करके डी ऑप्शन होगा शायद, तो वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। आप लोग देख लिया करिए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर किसी क्वेश्चन में कुछ चेंज होता है तो मैं वहां पे प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है बच्चों, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग इतने सिंसियरली पेपर को देखते हैं और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आप मुझे बताते हैं। एंड गड़बड़ हो सकती है, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, सो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप लोग उसको फाइंड आउट करके उसे मुझे बताते हैं, सो दैट आई कैन करेक्ट इट, ताकि सभी के पास में सही इंफॉर्मेशन जाए। थैंक यू फॉर दैट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? थर्ड वाला पॉइंट, तो किसमें है? सी में है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Question number 84. Which of these statements about living state is correct? Living state is an equilibrium on steady state to be able to perform work. Living state is an equilibrium on steady state not able to perform work. Living state is non-equilibrium steady state to be able to perform work. Correct पूछ रहा है भाई, ध्यान रखिएगा। Living state is non-equilibrium steady state not able to perform work. ये क्या हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आपका देखिए ऑप्शंस क्या थे, फिर से पढ़ने पड़ेंगे। लिविंग स्टेट इज एन इक्विलिब्रियम अनस्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क, नहीं। लिविंग स्टेट इज एन इक्विलिब्रियम अनस्टेडी स्टेट नॉट एबल टू परफॉर्म वर्क, नहीं, ये भी नहीं है।
लिविंग स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। भाई एबल टू परफॉर्म वर्क होगी ना, नॉट एबल कैसे होगी, और नॉन इक्विलिब्रियम होगी, तो सी ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 85, विच स्टेटमेंट्स अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स शो पोटेंशियल बेनिफिट्स। The increased yield from genetically engineered plants allows a smaller area of land to be farmed. Genetically engineered plants may have improved nutritional value. तो हमें क्या बताना है यहाँ पे बच्चों, about genetically engineered plants show potential benefit। तो इनमें से किन से potential benefit मिल रहा है genetically engineered वाले में, साथ के साथ देखते चलते हैं, फिर से देखते हैं। The increased yield from genetically engineered plants allows a smaller area of land to be farmed। भाई ये सही है, बिल्कुल कम जगह में आप अच्छा काम मिल सकता है आपको। जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स में हैव इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो ये भी हो गया एक स्टेटमेंट आपका। और स्मॉल प्लांट्स कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड टू गिव रेजिस्टेंट टू डिजीज, दिस इज आल्सो करेक्ट। देयर इज मोर रिसर्च नीडेड ऑन द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स ऑन द एनवायरमेंट। नहीं, अगर एक बार जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट आपका बन गया है सही से, तो फिर वो आपका हमेशा के लिए होगा, उसकी जनरेशंस में भी आगे ऐसा ही रहेगा। अगर म्यूटेशन कहीं पे नहीं आता है तो उस पे और ज्यादा काम की जरूरत नहीं होती है। द यूज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप एक्सप्लेन द इंक्रीज इन एलर्जीज एंड चिल्ड्रन। नहीं, तो ये दोनों स्टेटमेंट नहीं है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड होंगे। कहाँ पे आपके दिख रहे हैं, ए ऑप्शन में ही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द डायग्राम शोज द सेल साइकिल ड्यूरिंग विच फेज डू क्रोमोसोम कंडेंस एंड बिकम विजिबल। तो ए बी सी डी आपसे पूछ रहा है, तो ये आपकी कौन सी फेज होती है बच्चों, एम फेज होती है। देख के डायग्राम आपको पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे आपका जो है बाकी फेज अगर आपको जाना है तो ये आपकी G2 आ गई, फिर उसमें S फेज आ गई आपकी, और फिर लास्ट में जो आपकी सबसे बड़ी वाली जो आपको A दिख रहा है वो कौन सी हो जाएगी, दैट इज अ G1 फेज। ठीक है, तो M फेज यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे D आई थिंक करेक्ट आंसर आपका निकलेगा। कहाँ पे है D, यस D ऑप्शन D है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 87, विच स्टेटमेंट्स अबाउट द ह्यूमन गैस एक्सचेंज सिस्टम द करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आपको बताना है, साथ के साथ देखते चलते हैं। द एब्सेंस ऑफ कार्टिलेज इन स्मॉल ब्रोंकियोल्स अलाउज देम टू एक्सपेंड। तो यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई आर मेड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये नहीं करेक्ट है बच्चों, तो ये कैंसिल हो गया। द रिकॉइल ऑफ द इलास्टिक फाइबर सराउंडिंग द एल्वियोलाई हेल्प्स टू मूव एयर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, दिस इज करेक्ट। तो और उसके बाद में द ट्रैकिया एंड ब्रोंकियाई आर सपोर्टेड बाय सर्कल्स ऑफ कार्टिलेज, दिस इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एंड थर्ड आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट आंसर। जो बच्चे इतने लास्ट तक जिन्होंने वीडियो देखा हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने देखा है या नहीं। पिछले वाले वीडियो में किसी का भी कमेंट नहीं आया है कि उन्होंने लास्ट तक देखा है। हालांकि लास्ट के कुछ क्वेश्चंस पे क्वेरी जरूर आई है, बट जरूर उन्होंने स्किप किया है। The following statements describe the process of translation. An amide linkage is formed between adjacent amino acid. तो प्रोसेस बतानी है आपको बच्चों यहाँ पे पूरी, ठीक है। तो क्या ऑर्डर है ये देखिए, इन विच ऑर्डर दिस प्रोसेस टेक प्लेस। तो सबसे पहले क्या होगा, राइबोसोम बाइंड होगा, mRNA बाइंड टू द राइबोसोम, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। फिर उसके बाद में क्या होगा, tRNA enters the ribosome carrying a specific amino acid, yes, इसके बाद तो यही होगा। फिर उसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा बिटवीन द एंटीकोडॉन एंड कोडॉन के बीच में, और उसके बाद में फिर एमाइड लिंकेज बनेगा एडजेसेंट अमाइनो एसिड के बीच में। तो थर्ड फोर्थ, कहाँ है थर्ड, फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है थर्ड फोर्थ, फिर उसके बाद सेकंड एंड देन आफ्टर फर्स्ट। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 89, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। Which of the following option justify that why bacteria are useful in genetic engineering? क्यों बैक्टीरिया यूजफुल है भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग में? ऑप्शंस हैं, they are very small, they do not need large containers, they have no mitochondria, they reproduce asexually, they can double their number in 20 minutes in good condition, they have cell walls, they have the same genetic code as other organism, they have plasmids, they can multiply faster. ये कुछ अच्छा पॉइंट है। Their DNA is not in a nucleus, they have a cell membrane, they have a large surface area and volume ratio. सी ऑप्शन ही सबसे आपका बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, तो यही यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। द डायग्राम शोज द इफेक्ट ऑफ एन एंजाइम वर्किंग इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक प्रोटीन है, ये एंजाइम है, पीएच आपको दे रखा है 1.5, टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, और ये अमाइनो एसिड्स में ब्रेक हो रहा है।
व्हाट वुड रिड्यूस द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमाइनो एसिड, ऐसा क्या चेंज हम करें इस रिएक्शन में कि जो अमाइनो एसिड का प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाए, रिड्यूस कर रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे रिमूविंग द अमाइनो एसिड एज दे आर फॉर्म्ड, तो भाई रिमूव कर देने से उसका प्रोडक्शन रेट थोड़ी ना कम हो जाएगा, वो तो हम उसका अमाउंट धीरे धीरे शिफ्ट करते जाएंगे। बी में क्या कह रहा है, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन, जितना ज्यादा प्रोटीन बढ़ाएंगे कंडीशन उसके अकॉर्डिंग है उतने ही ज्यादा अमाइनो एसिड बनेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। रेजिंग द टेम्परेचर 37.1 डिग्री सेल्सियस, भाई 37 तो उसका रिएक्शन का है ही टेम्परेचर उसके लिए सूटेबल, तो 37.1 डिग्री सेल्सियस में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत ही माइन्यूट सा चेंज है। रेजिंग द पीएच 4.5, हाँ पीएच 4.5 कह रहा है, तो यानी कि 1.5 से जब वो 4.5 कर देगा तो डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा रिएक्शन में चेंज होगा जिसकी वजह से ये अमाइनो एसिड्स कम बनेंगे, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा इनका प्रोडक्शन, नहीं तो नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। सो बच्चों इसी के साथ ही आपका पेपर नंबर 36 कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा, अच्छे से समझा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, अदरवाइज आपके पास में अपडेट नहीं पहुंचेंगे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन once again, bye bye and stay tuned with Biomania and enjoy the knowledge. Bye bye.